तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में वीडियो लेक्चर में देखा था कि इंडोर्जिक और एक्सोर्जिक रिएक्शन क्या होती है। तो हमने इसमें क्यू वैल्यू निकाला था। यदि क्यू वैल्यू का वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो, है ना, तो यदि क्यू वैल्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो ग्रेटर देन 0 के लिए मास ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट आया था, तो उस रिएक्शन को तो एक्सोर्जिक कह रहे थे। और जब लेस देन 0 था तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स लेस देन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में ये दोनों आएगा, ये नहीं कि ये प्रोडक्ट अकेला इसका नाम दे दिया तो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब जो बना, लेकिन इसमें ये आउटगोइंग पार्टिकल है, सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, ये सिस्टम में रह जाएगा, है ना, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट कह रहे हैं, ये निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या कहते थे, इंडोर्जिक रिएक्शन। यानी हम लोगों ने जो न्यूक्लियर रिएक्शन को डिफाइन किया था वो इसी तरह से किया था। इनकमिंग पार्टिकल्स टारगेट जो जनरली रेस्ट में होता है, यहाँ इंटरमीडिएट पार्टिकल्स बनता था, ये प्रोडक्ट, और ये आउटगोइंग पार्टिकल्स। इनके मास मैंने MI, MT, MP, MO, और ये तो इंटरमीडिएट है, बनेगा खत्म हो जाएगा, इसमें टूट जाएगा। इनके काइनेटिक एनर्जी KEI इनकमिंग का, ये प्रोडक्ट का, और ये आउटगोइंग पार्टिकल्स का, इसको अभी हमने रेस्ट माना। तो इससे देखो कंक्लूजन क्या निकल रहा है। जैसे हम एक्सोर्जिक रिएक्शन के लिए देखें तो रिएक्टेंट्स कौन से हो, ये और ये प्रोडक्ट है, इसका मास प्रोडक्ट से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से देखें तो बाद का मास कम हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, बाद का यदि मास कम हो गया तो इसका मतलब एक्सोर्जिक रिएक्शन के लिए ये क्या करेगा, जो एनर्जी थी इसकी वो किस में कन्वर्ट, जो भी इसका मास था एक्सोर्जिक रिएक्शन के लिए, क्योंकि पहले वाला मास ज़्यादा है बाद का कम है, तो इसका मतलब इसका मास कहाँ गया, इसका मास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि क्या बताया था आपको, हीट के फॉर्म में थोड़ी होता है। हाँ, अब जैसे ये पार्टिकल्स हैं, अब इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, अब ये जो आउटगोइंग पार्टिकल्स किसी से टकराएगा तो वो हीट जनरेट करेगा। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो भी एनर्जी लॉस होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी है, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको भी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चाहिए, कभी भी हीट के फॉर्म में नहीं होता है कि गर्म कर दिया तो हो गया। हाँ, हीट प्रोड्यूस हो सकता है, तो वो हीट कब प्रोड्यूस होगा, जो पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी ले लिए और वो टकराएंगे कहीं से तो हीट प्रोड्यूस्ड होगा। तो एक्सोर्जिक रिएक्शन में क्या बताया, सम मास कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। लेकिन इंडोर्जिक रिएक्शन की बात करें तो इंडोर्जिक में देखो रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट से कम है, मतलब प्रोडक्ट का मास ज्यादा हो गया। अब प्रोडक्ट का मास ज्यादा होने का क्या मतलब हुआ, प्रोडक्ट का मास ज्यादा कब हो सकता है, जब इसको अलग से एक्स्ट्रा एनर्जी दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इंडोर्जिक रिएक्शन सम काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास। इसका मतलब है कि जो इंडोर्जिक रिएक्शन है उस इंडोर्जिक रिएक्शन में, इसमें देखो इसमें क्या था कि मास एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, और इस वाले में क्या हो रहा है इंडोर्जिक के लिए कि जो काइनेटिक एनर्जी, ये जो इसका मास है फाइनल ज्यादा है और इनिशियल मास कम है, इसका मतलब इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, मास में कन्वर्ट होगा। तो हम तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इंडोर्जिक रिएक्शन कराने के लिए, इंडोर्जिक रिएक्शन कराने के लिए कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी की नीड होगी। यदि वो काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम इस रिएक्शन को नहीं करा पाएंगे। जैसे तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, हीट देना पड़ता है। यदि उसको हीट नहीं देंगे तो वो रिएक्शन क्या होगा, वो रिएक्शन चालू ही नहीं होगी, स्टार्ट ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि इंडोर्जिक रिएक्शन के लिए हमको काइनेटिक एनर्जी देना मस्ट है, क्योंकि यहाँ हीट तो नहीं दे सकते। हाँ, उस हीट को जैसे केमिस्ट्री में हीट देते हैं, यहाँ पे उसकी जगह क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो जो वहां पे एक तरह से कहिए इंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंडोर्जिक रिएक्शन, समझ गए ना। तो अब कंडीशन फॉर कंडक्टिंग इंडोर्जिक रिएक्शन, तो इसका मतलब जो इंडोर्जिक रिएक्शन है इसको कंडक्ट कराने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो हम देखें। तो हमें पता चल गया कि इसमें काइनेटिक एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी, यानी टू कंडक्टिंग इंडोर्जिक रिएक्शन वी शुड प्रोवाइड सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू द इंसिडेंट और इनकमिंग पार्टिकल्स such that the loss of kinetic energy is converted into mass। यदि हम काइनेटिक एनर्जी नहीं देंगे तो उसका मास बढ़ेगा नहीं, यानी प्रोडक्ट का, इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो रिएक्शन कराने के लिए काइनेटिक एनर्जी देना जरूरी है। अच्छा, एक चीज हम जानते हैं, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बेसिकली ये इनकमिंग पार्टिकल्स टारगेट से टकराएगा, कुछ हो सकता है। तो हम देखेंगे कि जब इसमें काइनेटिक एनर्जी से मास में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा उतना ज्यादा मास कन्वर्ट होगा। अब हम ये समझें कि क्या सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हम जरा कोलिजन वाला कंसेप्ट लाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो कोलिजन ही हो रहा है।
तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी लॉस होता है कोलिजन में वो किसमें होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। तो जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस होगा तो हम कहते हैं कि चलो, और वो भी कैसा हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसे जाएगा ना, तो हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। तो हेड ऑन कोलिजन में सबसे ज्यादा जो एनर्जी लॉस होगा इनइलास्टिक कोलिजन में, ये रेस्ट में ये गया, इससे टकरा गया, तो दोनों क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। तो जो एनर्जी लॉस निकालोगे तो हम सॉल्व करके हम डायरेक्ट लिख रहे हैं फॉर्मूला, एनर्जी लॉस कितना है, हाफ म्यू बी रिलेटिव स्क्वायर। म्यू क्या होगा, रिड्यूस मास m1 m2 बाई m1 प्लस m2। तो इस वाले कोलिजन के लिए mi और mt, जैसे हमने ये दिखाया mi और mt, मान लो ये जो इनकमिंग पार्टिकल्स है वो bo वेलोसिटी से जा रहा है, तो जब ये bo वेलोसिटी से जाएगा और हम मान रहे हैं कि चलो सारा का सारा, मतलब इससे ये तो पता चल गया कि 100% कन्वर्ट नहीं होता है, पर जितना लॉस होता है वो कितना होता है, हाई हाफ म्यू बी रिलेटिव स्क्वायर। ये 100% लॉस नहीं होता है, तो लेकिन ये है कि मैक्सिमम लॉस हो गया जितना हो सकता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस हम निकाले हैं, तो क्या होगा, हाफ mi mt अपॉन mi प्लस mt, ये बन जाएगा क्या, म्यू, और बी रिलेटिव ये तो रेस्ट में है, तो बी नॉट माइनस जीरो, मतलब हमने इनकमिंग पार्टिकल का वेलोसिटी बी जीरो मान लिया है ना, इनकमिंग का क्या मानो, बी जीरो मान लिया। तो या बी जीरो मानो या बी आई मानो, मतलब ये मत सोचना कि इसका वेलोसिटी बी होना चाहिए, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे ना, इसकी बात कर रहे, तो इसकी वेलोसिटी हमने बी नॉट मान लिया, तो ये रखा, तो ये मैक्सिमम लॉस आया। अब देखो यदि ये इनकमिंग पार्टिकल्स है तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, हाफ mi बी नॉट स्क्वायर। तो जो हम म्यू रिलेटिव ये जो लॉस लिख रहे थे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लॉस, हाफ mi प्लस mt बी नॉट स्क्वायर। तो हाफ mi बी नॉट स्क्वायर की जगह KEI लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, KEI लिखा, मतलब मैक्सिमम लॉस क्या हुआ, mt अपॉन mi प्लस mt KEI, और इससे KEI निकालें, है ना, मतलब ये लॉस हो गया। अब इस लॉस को हम किसके फॉर्म में लिखना चाहें, या तो क्यू वैल्यू के फॉर्म में या MC स्क्वायर के फॉर्म में, क्यू वैल्यू या MC स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहें तो मॉड ऑफ क्यू क्या होगा, mt अपॉन mi प्लस mt, ये जो लॉस होता है यही हुआ। अब प्लस माइनस कम ज्यादा ये जनरल के लिए लिख रहा है, क्योंकि एक तो इंडोर्जिक है एक एक्सोर्जिक है, दोनों की बात कर रहे हैं। ये बात अलग है कि अभी इंडोर्जिक की बात किया यहाँ पे, पर एक्सोर्जिक होगा तो क्या कंडीशन बनेगी, इसलिए हम जनरल क्यों लिखे, जनरल हमने क्यों लिखा। तो ये वैल्यू आई mt अपॉन mi प्लस mt, तो KEI लिखोगे तो इसको आप यहाँ ले जाओ, तो इतना बन गया, ठीक है ना। जब हम इसको यहाँ पे लेके गए तो ये वैल्यू कितनी बन गई, इतनी बन गई।